ये एक मुख्तसर खानदान की कहानी है। सास, ससुर, दामाद और बेटी, ये तमाम अफराद एक हरे भरे गांव में रहते थे। मवेशी पाल रखे थे और यही रोटी रोजगार का वसीला था। खानदान का हर फर्द मेहनत करता था, एक दूसरे का हाथ बटाता था और जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि आरिफ वाला के नवाही गांव में एक अधेड़ उम्र औरत घर के बाहर मवेशियों को चारा डाल रही थी। सामने ही हरा भरा खेत था। ये क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था मैंने। लाओ मुझे दो, मैं डाल देता हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। अरे अम्मा, अब ये तुम्हारे आराम करने के दिन है, हम हैं ना करने के लिए। और वो तुम्हारी बेटी का है निकम्मी, सुबह से नजर नहीं आ रही। बेटा वो निकम्मी नहीं है, बहुत काम करती है वो। अभी भी वो हांडी रोटी कर रही है, तो मैंने सोचा कि गाय को आके चारा दे दूं, और देखो हो गया काम। अच्छा अम्मा, एक बात तो बताओ, वो कल पड़ोस के गांव से एक औरत आई थी, वो कौन थी? अरे वो शमशाद, मेरी पुरानी जानने वाली है, बहुत अच्छी औरत है। नहीं कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस औरत का इस घर में आना ठीक नहीं है। अरे मामूखा बेटा, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? वो तो बेचारी बड़ी मजबूर और गरीब औरत है। कभी कभी आ जाती है तो मुझसे जो होता है मैं उसकी मदद कर देती हूँ, और बस। ये सब तो ठीक है अम्मा, चलो खैर, अगर अंदर जा रही हो तो उसको भेजना जरा। अच्छा, मैं भेजती हूँ। अरे क्या तुम आज भी काम पे नहीं गए? नहीं यार, थोड़ा थक गया था। एक काम तो करो, नाश्ता तो बनाओ यार। तुम ना मेरी एक बात सुनो, जब लोग तुम्हें निकम्मा और निकट्ठू बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बराए मेहरबानी काम पे चले जाओ। कौन जाने देगा मुझे? तुम्हारे अब्बा ने मुझे घर दामाद बनाया ना। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। अच्छा एक बात तो बताओ, ये कल तुम्हारी अम्मा से मिलने एक आंटी आई थी, वो कौन थी? शमशाद खाला है वो, अम्मा की बड़ी पुरानी जानने वाली है, और आती रहती है घर में। क्यों? मुझे ना थोड़ी सी मशकूक टाइप लग रही थी। तो चोरी चकारी तो नहीं करती? अरे नहीं, तुम ये कैसी फजूल बातें करते हो? वो सादा सी गरीब घराने की औरत है, वो चोरी कैसे कर सकती है? फिर भी ऐसी औरतों से ना थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। हमारे घर में कौन सा खजाना छुपा है जो वो ले जाएंगी आके? अच्छा अब खाना पक गया है, बता दो कि कहाँ लगाना है, यहीं खाओगे या अंदर? नहीं तुम अंदर आओ, मैं आता हूँ। अकरम की बीवी अपने घर की इकलौती बेटी थी। अकरम के सास ससुर इन मानों में खुशहाल थे कि उनके पास कुछ भैंसें थीं और घर भी अपना था। सास ससुर अकरम को बेटों की तरह चाहते थे और वही घर के मामलात भी देखा करता था। एक दिन अचानक उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी। वो उसे शहर के अस्पताल ले गया। अकरम की सास अस्पताल से घर आ गई थी और उसका इलाज हो रहा था। इलाज पर जमा पूंजी खत्म होने लगी तो ससुर ने दामाद से मशवरा किया कि मजीद पैसे कहां से लाने चाहिए। शब्बीर ने देखा कि ससुर और दामाद अपने घर के बाहर खेतों के बीच थे। सोच रहा हूँ एक भैंस भेज दूँ, तेरी माँ का इलाज भी तो करवाना है ना। अरे नहीं अब्बा जी, भैंस बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। वैसे तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन क्या पता कितनी ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा एक बात सुन, आज मैं शहर जा रहा हूँ, वो आड़ती आए ना, तुझसे बात कर लेना ज़रा। चले ठीक है, मैं कर लूँगा। शाबाश। अकरम की सास की बीमारी की खबर मिली तो उसके मिलने वाली वही औरत जिस पर अकरम ने शुकू को शुबहात का इजहार किया था, सास की खैरियत पूछने आ गई। लेकिन उस दिन एक अजीबो गरीब वाकया भी पेश आ गया। शब्बीर ने देखा कि इकराम की सास के पास वही उसकी मिलने वाली औरत बैठी हुई थी और इकराम की बीवी उस औरत को चाय दे रही थी। अरे खाला, कैसी हो? ठीक हो? इतने टाइम बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, बड़ी मेहरबानी है उस पर वाले की। बस तेरी माँ की तबीयत का सुना तो रहा नहीं गया। अब तो शुक्र है, बेहतर है। हाँ खाला, अब तो अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है, चलने के भी काबिल है। हाँ भाई, मेरे बेटी और दामाद जैसे बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे दामाद जैसा दामाद अल्लाह सबको दे। मेरी बीमारी में एक पैर पर खड़ा रहा है। हाँ बहन, वो तो है ही अच्छा,
जब भी मेरे सामने आता है ना तो पूरा हाल ही बाल पूछता है मेरा। लो आ गया। बेटा देखो, शमशाद खाला आई। जी अम्मा, देखा था मैंने, खाला आई। अच्छा रुखसाना, तुमने मेरे पैसे देखे हैं कहीं? मैंने वहाँ रखे थे 2000 रुपये। नहीं, मैंने तो नहीं देखे। अच्छा, शायद मैंने ही कहीं रख दिए होंगे। और खाला, आप बताएं घर पे सब कैसे हैं? हाँ बेटा, सब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ क्योंकि घर पर भी कोई नहीं है और खाना भी बनाना है। अरे खाला बैठो ना, इतनी भी जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। खाला चली गई तो इकराम कुछ परेशान सा दिखाई दिया। बेटा कुछ परेशान लग रहे हो तुम। अम्मा, पैसे गायब हुए हैं मेरे, और मुझे पूरा यकीन है कि खाला ने अपना काम दिखाया। नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी औरत नहीं है। उसे मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तुम ख्वामख्वाह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा अम्मा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा ना फजूल में दिमाग चल गया। कहीं गायब नहीं हो गए होंगे पैसे, तुम ही कहीं रख के भूल गए। जाओ ठीक से ढूंढो जाओ। अच्छा। अकरम के ससुर ने 6 लाख रुपए में एक भैंस का सौदा कर दिया। उस वक्त अकरम भी वहां मौजूद था। चौधरी साहब भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे अच्छी गाय थी मेरी और सबसे ज्यादा दूध देती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चौधरी साहब, मैं तो अब्बा को मना कर रहा था कि इसको ना बेचें। खैर, अब तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको छोड़ दूं कोने? नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा। आप ये पैसे गिन लें। अरे चौधरी साहब गिनने वाली क्या बात है? आपने गिन लिया, अरे घर जैसी बात है, आपने गिन ली। नहीं भाई, सही है, बस आप खुश रहें भाई। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। चले ठीक है, फिर सही है, मैं निकलता हूँ। घर में 6 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी कि एक दिन अकरम की सास अचानक कहीं गायब हो गई। दामाद ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन काफी दिनों तक सास का कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक दामाद के बयानात ने पुलिस को शक में मुब्तला कर दिया। पूछगछ हुई तो पता चला कि अकरम ने खुद 6 लाख रुपए की लालच में सास को कत्ल करके लाश छुपा दी थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उनको को 6 लाख रुपया है सी, मैंने पता नहीं आया कि मेरा जवाई बंदा कबूले ते उन्होंने किते बुला ते लै गया बाईपास तो कबूले वाले मकान ते उन्होंने मारते, घोटू दे ते कत्ल करते, फिर दौड़ा थोड़ा करते उन्हें पाया संदूक दे विच। उन्हें इकराम का CDR लिया और जो मगविया थी उसका लिया। उसमें आकर दोनों की एक ही लोकेशन मैचिंग हो रही थी, जिस पर इस पे शक हुआ। जब इसकी तफ्तीश की गई तो दौरान तफ्तीश इसने इंकिशाफ किया कि मैंने अपनी सास को कत्ल कर दिया है। मौके पे पहुंचे फोरेंसिक की टीमों को कॉल किया गया, वो भी आ गई। जो वहाँ से फोरेंसिक की टीमों ने एविडेंसिंग कलेक्ट की और उसके बाद जब बॉक्स को खोला गया तो बॉक्स में उसकी सास की लाश थी। शब्बीर ने आरिफ वाला में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाकये की शदीद मजम्मत की है और कातिल को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस परिंदा बना देता है जो सोचने समझने की हिस्स के साथ साथ रिश्तों का लिहाज भी खो देता है। शब्बीर ने लैया में अंदोहनाक वाकया देखा है जो इंसानियत के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसकी बाज़गश्त दूर तक सुनाई दी। आग जिसने नन्ही कलकारियों को हमेशा के लिए जला कर रख दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सुबह सवेरे इमरान की बीवी अपने कमरे में झाड़ पोंछ कर रही थी और इमरान काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इमरान ने सर पर रुमाल बांधा और बीवी को खुदा हाफिज कहकर कमरे से निकला ही था कि उसके भाई ने उसे पीछे से आवाज दी, जो बिजली का बिल लेकर परेशान बैठा था। सुनो इमरान। जी भाई। तुम्हें पता है इस घर का खर्चा मैं उठाता हूँ। हाँ भाई, वो तो पता है, लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि घर के खर्चे का जिम्मा मैं लूंगा। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त तुम बेरोजगार थे, कोई काम धंधा नहीं था तुम्हारे पास। ये सब मैंने अब्बा की वजह से कहा था, उनके मशवरे पे कहा था, मगर अब तुम्हारे पास काम है। लेकिन भाई वो तो मेरी हवाई रोजी है, वो रोज की तो है नहीं। मैं ये सब कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा भाई। सिर्फ मेरा घर नहीं है ये, हम सबका घर है ये। इसी दौरान यासीन की बीवी इरफाना भी कमरे से बाहर आ गई थी। अरे भाभी, आप ही कुछ भाई को समझा दें,
मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा अपना खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है, मैं कहाँ से करूँगा सब। बात सुने इमरान, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। पूरे घर का खर्चा वो अकेला चलाता है, उनकी अपनी भी तो जिम्मेदारियां हैं, घर, बीवी, बच्चे, सब कुछ। कुछ तो हमारे हाल पे रहम करो, थोड़े पैसे तो घर में दो। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, अगर इस घर में रहना है तो खर्चा देना होगा, वरना अपना इंतजाम कर लो। भाई मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये घर अब्बा जान का है, तो इसमें मेरा भी तो हक बनता है। खबरदार, जो हक की बात की तो। इमरान यासीन की बात को अनसुनी करके घर से निकल गया और इरफाना अपने शौहर के कान भरने लगी। देख लिया, कितना समझाया था आपको भी कि मत तरस खाओ इन पर, मत करो इतना फालतू खर्चा इन पर। आपकी दी हुई मोहब्बत, खुलूस सब आपके मुंह पे मार के चला गया वो। तुम ना अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो, देख लूंगा मैं सब। इमरान मिस्त्री का काम करता था और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। इमरान की बीवी भी खेतों में काम करती थी और अपने शौहर का हाथ बटाती थी। दूसरी तरफ इरफाना के दिल में नफरत की आग जल रही थी और वो मौके की तलाश में थी कि कैसे अपने देवर से अपनी बेइज्जती का बदला ले। इसी कश्मकश में दिन रात गुजरते जा रहे थे और इरफाना के जहन में एक खतरनाक मंसूबा परवान चढ़ रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन इमरान की बीवी खेतों में जाने से पहले अपनी भाभी के पास आई। भाभी किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। इरफाना। जी भाभी, कहिए। इरफाना, मैं ना काम पर जा रही हूँ, अंदर कमरे में ना अलीशा सोई हुई है, तुम बस उसका ख्याल रखना और उसे नाश्ता जरूर करवा देना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, दिन के खाने के टाइम तक आ जाऊंगी। सही है? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर जाएं, अलीशा का ख्याल मैं रखूंगी। चलो सही, मैं ठीक है, चलती हूँ। आप जाएं। सुमेरा घर से निकल गई और इरफाना गुस्से में तिलमिलाती हुई कमरे से चली गई। दरवाजा बंद कर लेना। जी जी, आप बेफिक्र होकर जाएं भाभी, दरवाजा बंद कर लूंगी मैं। इनके बच्चे भी हम संभालें, इनके खर्चे भी हम उठाएं, इनके नखरे भी हम देखें, खुद ये मियां बीवी कुछ ना करें और हमारे पास दुनिया में कोई काम ही नहीं रह गया। नाश्ता दे देना, ये कर लेना। दूसरी तरफ शब्बीर ने देखा कि इमरान एक जेरे तामीर इमारत में मजदूरों के साथ काम में मसरूफ था। इमरान भाई, बस करो, थोड़ा आराम कर लो, फिर काम कर ले। पहले काम मुकम्मल कर लेने दे मुझे। तुझे मालिक का पता है कितना खड़ूस है वो, छुट्टी वुट्टी कर लो, बातें अलग सुनाता है वो। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो, मैंने भी छुट्टी करी थी, मेरे भी पैसे काटे थे, फिर बातें अलग सुनाई। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं यार, तुझे पता है अपने घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से अगर इसने दिहाड़ियाँ काट ली ना तो घर में वैसे ही फाके पड़ जाएंगे। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो। वह मुकम्मल कर ले यार काम, छोड़ इसको। इमरान और उसका मजदूर साथी काम में मसरूफ हो गए। उधर इमरान की बीवी जब घर लौटी तो बेटी को आवाजें देने लगी। अलीशा, 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 अलीशा कहाँ गई? इरफाना, इरफाना, इरफाना। जी भाभी, क्या हो गया? इरफाना, अलीशा कहाँ है? इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, अभी तक सामने नहीं आई। यहीं कहीं होगी, यहीं तो खेल रही थी। आप अंदर कमरे में चेक करें, वही होगी, कहाँ जाएगी? मैं देखती हूँ। शब्बीर ने देखा कि सुमेरा ने पूरा घर छान मारा और अपनी मासूम बच्ची को ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो चुकी थी और सर पकड़कर बैठी थी। इसी परेशानी में इरफाना ने इमरान को फोन कर दिया। हेलो। हेलो इमरान। हाँ सुमेरा, बोलो क्या हुआ? कहाँ हैं आप? अलीशा घर में नहीं है। क्या? अलीशा घर पे नहीं है? वहीं देखो, कहीं होगी, वहीं देखो। मैंने पूरा घर देख लिया, अलीशा का कुछ पता नहीं, पूरे घर में कहीं नहीं है। एक काम करो ना, भाभी से पूछो। अरे मैंने उनसे भी पूछ लिया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। इरफान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज आप जल्दी घर आ जाएं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। उस रोज इमरान की 6 साला बेटी अलीशा अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इमरान और उसकी बीवी ने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन अलीशा को आसमान खा गया था या जमीन निगल गई थी। पुलिस को इतला कर दी गई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया और फिर जो हकीकत सामने आई उसने पूरी इंसानियत को शर्म से झुका दिया। शब्बीर ने देखा कि उस रोज सुबह अलीशा की आंख खुली तो वो उठकर सहन में आ गई, जहां उसकी चाची सब्जी काट रही थी। चाची चाची, मुझे भूख लगी है, नाश्ता देना। क्या मतलब नाश्ता देना? नौकर हूँ मैं तुम्हारी, नजर नहीं आ रहा काम कर रही हूँ?
जाओ यहाँ से। चाची लेकिन अम्मी ने कहा था कि आप नाश्ता करवा देंगी। क्या मतलब अम्मी ने कहा था मैं नाश्ता करवा दूंगी? क्यों भाई? एक तो तुम्हारी अम्मा सारा दिन आवारा फिरती रहती है तुम्हें मेरे गले डालकर। जाओ यहाँ से। इरफाना के दिमाग में अचानक वो मंजर घूम गया जब इरफाना और उसके शौहर की उसके देवर इमरान से तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद इरफाना के शौहर ने उसे भी डांट दिया था। बात सुनो, चाय बिस्किट खाओगी? नहीं चाची, मुझे अंडा खाना है। अंडा खाना? चलो बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए अंडा। जब तक तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। चाची आप मेरे लिए गुड़िया लाई हैं? अरे मेरा बेटा, मेरे रूम में जाओ तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं क्या सरप्राइज लाई हूँ तुम्हारे लिए। जी चाची। जाओ। इरफाना ख्यालों से निकली तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। शब्बीर ने देखा कि इरफाना की आंखों में खून उतर आया था। अलीशा जैसे ही कमरे में गई, इरफाना ने इधर उधर देखा और अलीशा के पीछे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रोज इरफाना ने बदला लेने के लिए 6 साला अलीशा का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और लाश बिस्तरों में छुपा दी ताकि मौका मिलने पर खेतों में कहीं फेंक आए। मगर बेगुनाह लहू जल्द ही या बदेर कातिल की आस्तीनों से टपक ही पड़ता है। इस वाक़े ने खूनी रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया। यह है अलीशा का वालिद, जिसका कहना है कि घरों में झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर किसी मासूम बच्ची को मार देना ये बहुत बड़ा जुल्म है। जिस तरीके मेरी बच्ची उन्होंने कत्ल की है ना बेरहमी नाल, उसे तरीके मैनू वो चाहिए ने उन्होंने नाल भी इसी तरीके करके मैनू पूरा बराबर इंसाफ दिता जाए। ये अलीशा के दादा हैं जो अपनी पोती के लिए इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने बहुत जुल्म किया है, बहुत सख्त किया, मेरी पोती मारी है तो मैंने लिहाजा वजीर आजम, वजीर आला मरियम नवाज इंसाफ मिले। इरफाना बीबी जो है वो इस वक्त जेल में है, जबकि दूसरी जो खातून है सुरैया बीबी, वो पुलिस की तफ्तीश में बेगुनाह हुई है, डिस्चार्ज की। ये है 6 साला अलीशा, जिसकी कातिल पुलिस की गिरफ्त में तो आ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी फैसला इस नन्ही मुन्नी बच्ची को वापस ला सकता है? क्या इंसाफ भी उसके वालिदैन के आंसू खुश कर सकेगा? क्या इंसान खूनी रिश्तों का वकार कायम कर सकेगा? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कहते हैं कि जब बाप का साया जाए तो औलाद दरबदर हो जाती है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। ऐसा ही एक आया चकवाल के इलाके महोड़ा थनील में, जहां एक नौजवान के अंधे सफाकाना कत्ल ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक छोटे से घर के आंगन में अदनान लेटा हुआ था और उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी। आसिया, चाय ले भी आओ। मुझे शहर भी जाना है। अब शहर किस लिए जाना है आज आपको? बस मैं सोच रहा था कि गाय तो है, कब तक उससे गुजारा होगा, एक भैंस भी ले ली न जाए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे आप लेकर कहाँ से आएंगे? अल्लाह खैर करेगा, किसी दोस्त से ले लूंगा, उधार ले लूंगा, थोड़े थोड़े करके वापस दे दूंगा। अरे वापस तो आप कर देंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम आपको देगा कौन? आपको तो पता है इतना महंगाई का दौर है, इतने सारे रुपए किसके पास रखे होंगे? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं किसी दोस्त से ले लूंगा। अरे मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, हमारे पास जो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा पड़ा है ना, इसे ही बेच दें आप। नहीं नहीं, वो कल को बच्चे बड़े होंगे, उनके काम आएगी। खैर बच्चों से याद आया, बच्चे नजर नहीं आ रहे। यहीं पर थे, अभी अभी खेलने गए। जब से स्कूल की छुट्टियां हुई हैं ना, घर पे तो टिकते ही नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन तुम उनका ख्याल रखा करो, माहौल अच्छा नहीं है और इस टाइम तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं बस चाय पी लूं फिर निकलता हूँ। ठीक है, सुनिए जल्दी वापस आइएगा आप। बस ठीक है, दुआ करना बस मेरा काम हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अदनान खेती बाड़ी करके और गाय भैंसों का दूध बेचकर अपनी जिंदगी के पहिए को चला रहा था। अदनान के 3 बच्चे थे और घर माहौल खासा पुरसुकून था।
अदनान ज्यादातर वक्त अपने खेतों में गुजारता था और शाम को दोस्तों के साथ बैठक करना उसका रोज का मामूल था। अच्छा और सुना, तू कल शहर गया था, क्या बना फिर तेरे काम का? हाँ यार, शहर गया था, एक व्यापारी से बात हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि सौदा बनेगा। क्यों, क्या हुआ? जानवर इतने महंगे, मैं तुझे क्या बताऊं, 3-4 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? एक दोस्त से पैसे मांगे उधार, वो भी कम पड़ रहे। तू सही कह रहा है यार, जानवर बहुत महंगे हैं। चाय पी। और तू सुना, काम कैसा चल रहा है? अबे यार क्या बताऊं, काम तो तुझे पता, हालात तेरे सामने ही है सारे। एक दुकान खोली थी, वो भी नहीं चली। माँ कहती है रिक्शा चला ले। लेकिन एक बात बोलूं, माँ बिल्कुल ठीक बोलती है। रात के सन्नाटे में अदनान अपने घर की तरफ रवां दवां था। उसे अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में शदीद फिक्र लाहक थी। वो इस बात से बेखबर था कि जिंदगी की सफाक हकीकत अपने जबड़े खोले उसकी ताक में बैठी है। रोक, साइड में रोक, निकाल जो भी है तेरे पास। खबरदार को इशारे मत करियो, निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, हाथ ऊपर कर। नहीं भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। निकाल जो कुछ भी है इसके पास, तलाशी ले इसकी। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। कहाँ से आया तेरे पास ये? झूठ बोलता है। एक नकाबपोश ने अदनान की जेब में हाथ डाला तो मोबाइल और कुछ नकदी निकल आए। नकाबपोश ने अदनान को एक थप्पड़ जड़ दिया। झूठ बोल रहा है तू, ये क्या निकला तेरे पास से? मैंने भाई दोस्त से उधार पैसे लिए भाई, ये मुझे वापस कर दो भाई। हाथ पीछे कर। मज़ाहिमत करने पर दोनों नकाबपोश अफराद ने अदनान को ज़ूदोकोब किया, नकदी और मोबाइल छीन लिया और अदनान को कत्ल करके एक नहर के किनारे फेंककर फरार हो गए। उधर अदनान की बीवी परेशानी के आलम में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके शौहर पर क्या कयामत गुजर गई है। शब्बीर ने देखा कि एक नीम तारीक कमरे में अदनान की बीवी परेशानी में टहल रही थी और बार बार अपने शौहर को फोन कर रही थी। आज तक इतनी देर तो कभी नहीं की इन्होंने, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अल्लाह खैर करे, कहाँ होंगे? कहीं कहीं कोई अनहोनी? नहीं, अल्लाह ना करे। शब्बीर ने देखा कि अदनान की बीवी ने जल्दी से चादर ओढ़ी और घर से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जी बीबी जी, आप इतनी रात गए, खैरियत तो है? आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? सर, शाम को मेरे शौहर दोस्तों के साथ बाहर निकले थे और अब इतनी रात हो गई, अभी तक घर वापस नहीं आए और इनका नंबर भी बन जा रहा है। ये बताएं, आपके शौहर रोजाना इस तरह जाते थे अपने दोस्तों के साथ? नहीं, रोजाना तो नहीं, लेकिन कभी कभार जाते थे, लेकिन खाने के टाइम तक वापस आ जाते थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके बगैर खाना ही नहीं खाते। आप अपने शौहर के दोस्तों को जानती हैं? नहीं, मैं तो किसी भी दोस्त को नहीं जानती। बीबी जी, आपके शौहर की किसी से कोई दुश्मनी, कोई लेन देन का मामला? नहीं सर, मेरे शौहर की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बस अपने काम से काम रखते हैं और लेन देन का मामला तो किसी के साथ कभी नहीं रहा। बीबी जी, आप तसल्ली रखें, आप रिपोर्ट लगाएं, इंशाल्लाह सब सही होगा। शब्बीर ने देखा कि अदनान की बीवी पुलिस अफसर को दरखास्त लिखवा रही थी और अफसर उससे पूछगछ कर रहा था। पुलिस ने अगले ही रोज अदनान की लाश ढूंढ निकाली। इस अलमनाक सानहे ने पूरे शहर में खौफ की फिजा कायम कर दी। लोग खौफजदा थे और अदनान के घर कयामत बरपा थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, मगर टाल मटोल करते 1.5 साल गुजर गया, लेकिन इस अंधे कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। यह है अदनान की बेवा जो कसमा पुरसी की तस्वीर बन गई है और 1.5 साल से इंसाफ की दुहाई दे रही है। अभी तक मेरे शौहर का इंसाफ नहीं मिला मुझे, और जब भी जाते झूठी तसल्लियां देते हैं। मेरी अपील है मरियम नवाज साहब से और चीफ जस्टिस साहब से कि वो हमारा इंसाफ करें और हमारी बात सुने। और ये हैं अदनान के मासूम बच्चे जिनकी आंखें आज भी अपने बाप की मुंतजिर हैं। हमें अपने पापा की बहुत याद आती है। मरियम नमाज हमारे पापा के इंसाफ दिलवाए, आज हमें इंसाफ दिलवाए। शब्बीर ने आला हुकाम से अपील की है कि अदनान के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके एक बेसहारा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए जो उनका बुनियादी हक है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पुलिस को एक मुबैना कातिल की तलाश थी।
पुलिस ने जो मालूमात हासिल की थी उसकी रोशनी में कातिल गुजरांवाला का रहने वाला था, जिसने एक औरत और उसके 2 कमसिन बच्चों को कत्ल किया था और कहीं फरार हो गया था। खातून का शौहर सदमे से निढाल था और पुलिस से ताउन कर रहा था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रेलवे स्टेशन पर मामूल की सरगर्मियां जारी थीं। कुली मुसाफिरों का सामान उठाए उठाए इधर से उधर जा रहे थे। बुकिंग ऑफिस पर भी लोग जमा थे और टिकट खरीद रहे थे। टिकट खरीदने वालों में एक घने बालों वाला सेहतमंद नौजवान भी था जो जल्द से जल्द टिकट हासिल करना चाहता था। उधर प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों की आमद और रवानगी हज़्म मामूल थी, लेकिन स्टेशन पर मौजूद एक पुलिस अफसर खासा चौकन्ना दिखाई दे रहा था। वो हर मुसाफिर पर एक गहरी नजर डालता और आगे बढ़ जाता। घने बालों वाला नौजवान पुलिस अफसर के सामने से गुजरा तो पुलिस अफसर ने उस पर एक नजर डाली, लेकिन नौजवान पुरसुकून रहा और एक बेंच पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। इसी दौरान दूर से आते हुए एक शख्स ने नौजवान को पुकारा। अबे हारून, तू क्या कर रहा है इधर? अरे अरसलान, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मैं तो खाला को लेने आया हूँ, पिंडी से आ रही है। और सब खैर है ना? चल यार बाद में मिलते हैं। शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर खामोशी से मोबाइल पर एक तस्वीर देख रहा था। तस्वीर देखते देखते वो नौजवान का भी खामोशी से जायजा लेने लगा। पुलिस दरअसल हारून को तलाश कर रही थी, जिस पर पुलिस को शक था कि वो गुजरांवाला में एक औरत और उसके 2 बच्चों को कत्ल करके ट्रेन के जरिए कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। कहाँ जाना है? मैं कराची जा रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? हारून। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? क्यों सर? घबराओ मत, साथ चलो हमारे। सर मैं जो देर हो रही है मेरी ट्रेन निकल जाएगी। ये तस्वीर किसकी है? ये तो मैं हूं। और तुम कामरान कॉलोनी में रहते हो? जी हाँ सर, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं दुकान पे काम करता हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल? मैंने कब कहा कि तुमने कोई कत्ल किया है? अरे तुम तो शक्ल से बहुत शरीफ इंसान लगते हो। सर मैं दुकान पे काम करता हूँ, मैं यकीन करें मैंने कत्ल नहीं किया। हाँ मुझे मालूम है कि तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन वो जो मलाइका और बच्चों का जो कत्ल हुआ है उसमें उसका शौहर मुलव्विस है और तुम मकतूला के शौहर के दोस्त हो ना? तुम उसके दोस्त? साहब मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको सच बता दिया तो कुछ लोग मेरे को जान से मार देंगे। घबराओ मत, पुलिस तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तुम चलो हमारे साथ। रेहान की आंखों में खौफ था। पुलिस वाले ने उसकी कलाई मजबूती से थामी हुई थी और वो दोनों स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। FIA के मुताबिक गुजरांवाला की कामरान कॉलोनी के करीब मलाइका नामी एक खातून और उनके कम उम्र बेटे और एक कमसिन बच्ची की लाश मिली थी और पुलिस कातिल को तलाश कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि मलाइका नामी औरत दरवाजे के बाहर खेलते हुए अपने बच्चे को आवाज दे रही थी और बच्चा माँ से जिद कर रहा था कि वो दुकान से टॉफी लेने जा रहा है। अरे हम अंदर आओ ना। अम्मा टॉफी। अरे ले दूंगी ना टॉफी, घर के अंदर तो आओ ना। अम्मा टॉफी। अरे जाने दो ना बहन, बच्चा टॉफी की जिद कर रहा है, अभी आ जाएगा टॉफी लेकर। भाई मैं इसको अकेले नहीं जाने दे सकती ना। चलो बेटा हम दोनों चलते हैं। अच्छा अंकल। आ जाओ। अरे रुको मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। आ जाए, हम तीनों चलते हैं फिर। चले। ये सारा मंजर एक पड़ोसी देख रहा था। मलाइका बाहर निकल आई। मलाइका बच्चे की जिद के आगे चुप हो गई और पड़ोसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उस रोज पड़ोसी जिसका नाम हारून था, उसने मलाइका की कानों की बालियां छीन ली थीं और मज़ाहिमत करने पर उसे बच्चों समेत कत्ल करके लाश नहर के किनारे फेंक दी थी। बीवी और बच्चों की लाशें मिली तो उसका शौहर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और रेहान नामी पड़ोसी उसे तसल्ली देता रहा। लोग जमा हो गए और महल्ले में कयामत बर्पा हो गई। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर मालूमात की रोशनी में तहकीकात की तो पता चला कि उस रोज वो पड़ोसी की मोटरसाइकिल पर जाती हुई देखी गई थी। फिर ये इतला भी मिली कि कातिल तेजगाम से कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस हारून को स्टेशन से अपने साथ थाने ले गई थी, लेकिन उसने कहानी घुमा दी थी।
उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो खामोशी से दूसरी ट्रेन के जरिए कराची रवाना हो गया। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार एक स्टेशन पर एक ऐसे शख्स को लेकर आ रहे थे जिसने अपना सर मुंडवाया हुआ था। ये वही रेहान था, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पुलिस स्टेशन से जिस घने बालों वाले शख्स को अपने साथ ले गई थी, वो पुलिस को गच्चा देकर रेलवे थाने से निकला और स्टेशन के करीब ही एक नाई से सर मुंडा लिया ताकि पहचाना न जा सके। गंजे नौजवान को ट्रेन से उतार कर जब थाने लाया गया तो उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, मगर पुलिस हकायक तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर इसने औरत और उसके बच्चों को क्यों कत्ल किया। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि वो दरअसल फिल्मों से मुतासिर था और सीरियल किलर बनना चाहता था। दौरान तफ्तीश पुलिस ने एक और नौजवान के कत्ल का भी सुराग लगा लिया। मलाइका की कान की बालियां नोचने के लिए तूने उसके कान काट दिए और मासूम बच्चे के गर्दन पे छुरी फेरी तुमने। हाँ साहब मेरा लालच में आ गया था। लालच। और उस दर्दी लड़के को क्यों कत्ल किया? साहब उसको मैंने कत्ल नहीं किया। सुन बे, अभी ना शराफत की जबान चल रही है यहाँ पे। अगर सच नहीं बताएगा ना तो जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। तू बता। साहब मैंने कहा है ना आपको, उसको मैंने कत्ल नहीं किया। हारून ने पुलिस को फिर जो कुछ बताया वो कुछ इस तरह से था कि एक नौजवान जो कि लेडीज टेलर था, दुकान पर एक लहंगा तैयार कर रहा था कि इतनी देर में हारून दुकान पर आ गया। कितना जबरदस्त लहंगा सिया है यार। हाँ, काफी वक्त लग गया, मैं देने जा रहा हूँ। दोनों साथ चलते हैं। नहीं, मैं चला जाऊँ। अरे हाँ यार, नखरे नहीं कर, मेरे साथ चल, मेरी बाइक पे दोनों चलते हैं यार, आजा। हारून अपना तैयार करदा लहंगा लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और मोटरसाइकिल वीरानी की तरफ रवाना हो गई। फिर रेहान ने मोटरसाइकिल एक वीराने में रोक दी। उस्ताद इधर किधर? ओ किधर का बच्चा, ये ला। उस्ताद ये क्या कर रहे हो? मैं घर कैसे जाऊंगा? तू घर नहीं जाएगा, तू निकल ले यहाँ से। चल निकल। मैं बाज ना हो तो। हारून लहंगा छीनकर भागता हुआ देखा गया, जबकि रेहान जमीन पर पड़ा हुआ था। लहंगे का क्या किया तूने? हाँ साहब वो तो मैंने बेच दिया ना। कितने का बेचा? 45,000 का। तेरे हाथ नहीं कांपे एक बेकसूर को कत्ल करते हुए? शब्बीर को पता चला है कि हारून छोटी छोटी चोरियां करता था, मौका देखकर छीना झपटी से भी बाज नहीं आता था। मलाइका ने कानों में बालियां पहनी हुई थीं, उसने बालियों के लिए औरत के कान काट दिए थे। सस मेरी कहती 3:30 बजे चली गई है। ये चीज़ उन्होंने पता बदनामी मेरे ते लाना चाहते हैं। आंदे मोहसिन ने मारिया। एक मेरे मासूम बच्चे चले गए डिगे 8 माह मेरी बच्ची चली गई। 4 साल मेरा बच्चा चला गया। मैंने लिहाजा ये चलना मेरे इंसाफ चाहिए। इस औरत को भी, जिसके 2 बच्चे, इसने बेटे को भी ज़िबा किया और बेटी को भी, मुबर्रा फातिमा को गला दबाकर मार के दरिया में फेंक चुका था। अभी मजीद तफ्तीश जारी है। हम ये देख रहे हैं कि इसके अलावा ये जो 4-5 कत्ल ये माना है, इसके अलावा इससे कितने यहाँ पर किए हुए हैं, और मजीद जो भी हमारी अब तफ्तीश होगी उससे आप सब लोगों को हम इन्फॉर्म करेंगे। शब्बीर ने जालिमाना कैरेक्टर की शदीद मजम्मत की है और पुलिस को सराहा है कि उसने औरत और उसके बच्चों और नौजवान के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या अपनी वीडियो शेयर करें। शब्बीर 0324 742247 या हमें खत लिखें। शब्बीर तो देखेगा। एक्सप्रेस न्यूज 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कोरंगी रोड, कराची। आपकी इत्तला एक अहम कहानी बन सकती है।